When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest hour of the day for her. Okay, so यहाँ पे अब ऑथर हमें अपनी लाइफ में और आगे लेके चलते हैं एंड देन ही टेल अस कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो उन्हें अपना एक खुद का रूम मिल चुका था, जिस वजह से क्या हुआ कि उनके और उनकी ग्रैंडमदर अगर आपस में उन दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड था एक प्यारा सा, जो कि समय के चलते वीक हो चुका था, चूँकि अब ऑथर अलग चीज़ पढ़ने लगे थे, ग्रैंडमदर को कुछ और चीज़ें पसंद थी, तो अब वो जो वीक लिंक थी वो फाइनली स्नैप्ड हो गई थी इस इवेंट के चलते जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना रूम मिल गया था. सो व्हाट इज़ मेंट बाय स्नैप्ड, तो स्नैप्ड एक चीज़ होती है कोई भी चीज़ झटके से टूट जाना. सो फॉर एग्जांपल अगर आप दो थ्रेड को लो और उसको दोनों थ्रेड को दोनों साइड से खींचो तो वो थ्रेड जो है वो एकदम से टूट जाता है. सो दैट इज़ नोन एज स्नैपिंग, कि कोई भी चीज़ बिना विदाउट गिविंग इट अ थॉट वो चीज़ एकदम से ब्रेक हो जाती है. सो यहाँ पे फ्रेंडशिप उनकी एकदम स्नैप्ड हो गई थी इस इवेंट की वजह से. फिर वो लिखते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी. तो वो लिखते हैं सी सेक्लूशन मतलब होता है, एक्सेप्ट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कोई भी चीज़ को मान लेना. सेक्लेशन मतलब होता है कि एक चीज़ से हट जाना, एक चीज़ से अलग हो जाना, अपने आप को दूर कर लेना उस चीज़ से. एंड रेजिग्नेशन मतलब होता है सरेंडर कर देना. सो सरेंडर करना मतलब होता है कि आप अब उस चीज़ से लड़ते नहीं हो कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए. यू जस्ट पीसफुली एंड कामली एंड वेरी मेच्योरली आप उस चीज़ को समझते हैं एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे अब क्या बात हो रही है कि ग्रैंडमदर ने भी ये चीज़ समझ ली थी क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी. अगर आपने उनके कैरेक्टर को अच्छे से समझा है तो यू विल गेट टू नो कि ग्रैंडमदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी. तो उन्होंने ये चीज़ समझी कि अब उनका नेफ्यू बड़ा हो रहा है, अब उनका ग्रैंडसन बड़ा हो रहा है एंड अब वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था जहाँ पे उनका अपना कमरा था. तो अब सोच बहुत डिफरेंट हो गई थी उनकी ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह जी की. तो देयर वाज अ गैप, जनरेशन गैप आपने सुना होगा याद. सो दैट वाज इट, ये जनरेशन गैप ही था. तो अब वो चीज़, वो खुशवंत सिंह जी बड़े हो रहे थे, उनके अपने व्यूज़ थे जो ग्रैंडमदर से नहीं मैच करते थे. एंड तो ग्रैंडमदर ने ये सब चीज़ें समझी, उन्होंने जाना कि अब वो खुशवंत सिंह जी की लाइफ में और नहीं रह सकते या फिर और इंटरफेयर नहीं कर सकती, या फिर अब उन दोनों का जो बॉन्ड है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो वैसे नहीं था जैसे वो पहले हुआ करता था विलेज लाइफ में. तो उन्होंने ये वाली चीज़ को समझा और उन्होंने ये अलग होना, खुशवंत सिंह जी की लाइफ से अलग होना वो एक्सेप्ट कर लिया था, और बहुत ही कामली और बहुत ही समझ के साथ. सो ये यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ एक्साइटेड है सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन. सेक्लूशन मतलब अलग होना, जो कि वो खुशवंत सिंह जी की लाइफ से हो गई थी या उन्होंने समझ लिया था कि वो हो गई थी. और रेजिग्नेशन मतलब फुली सरेंडर कर देना, कोई उन्होंने इस चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं की, ना खुद से ना उनसे. तो यहाँ पे वो जो ये एक्साइटेड और सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन हुआ है तो उसका ये मतलब है. देन वो लिखते हैं, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ एक और क्वालिटी पता लगती है ग्रैंडमदर की कि वो काफ़ी अच्छी सोच की लेडी थी, उन्हें चीज़ों की समझ थी. देन वो लिखते हैं कि अब उन्होंने ग्रैंडमदर ने, क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी, तो उन्होंने एक अपने लिए एक हॉबी ढूंढ ली थी, तो वो था उनका स्पिनिंग व्हील. तो वो घंटों जो है वो स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी और साथ में प्रेयर्स भी करती थी बिकॉज शी वॉज अ रिलीजियस लेडी. देन वो लिखते हैं कि सिर्फ आफ्टरनून एक ऐसा समय होता था जहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करती थी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जहाँ पे वो स्पैरोज़ को फीड करती थी. फिर वो लिख रहे हैं, फिर वो एक सीन बता रहे हैं कि जब ग्रैंडमा जो हैं वो उनकी ग्रैंडमा जो हैं वो वरांडा में बैठी रहती थी और जब ब्रेड को छोटे पीसेस में बर्ड्स के लिए तोड़ती थी तो बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो आपस में ग्रैंडमा के आसपास आके बैठ जाती थी. तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है. सो दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, कलेक्टेड राउंड है क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेटलम ऑफ चिरपिंग. सो वेरिटेबल एक एडजेक्टिव है. वेरिटेबल मतलब होता है बहुत ही रेगुलर सा चीज़, टिपिकल. एंड बेटलैम मतलब होता है क्योस. एंड चिरपिंग्स इज़ द साउंड विच बर्ड्स मेक. तो इसको आपस में मिला के एक फ्रेज़ बना है, वेरिटेबल बेटलैम ऑफ चिरपिंग्स. तो इसका मतलब है कि जब वो बर्ड्स उधर आके बैठ जाते हैं, आपने भी अगर देखा होगा कि आप अगर कभी फीड करते हैं किसी बर्ड को तो वहाँ पे जो है एक बहुत ही क्योटिक सा माहौल बन जाता है. क्योटिक मतलब कि बहुत ही मिक्सचर सी आवाज़ आने लगती है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट. एंड
तो यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये बताई गई कि उनका बर्ड्स का वहाँ पे आना, वो चहचहाना, उन सब चीज़ों को जो समराइज़ किया है एक सेंटेंस में, वो है अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। फिर वो आगे लिखते हैं कि कुछ बर्ड जो हैं वो उनके पैरों पे आके बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पे, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। सो बर्ड्स के बैठने को हम सिट नहीं बोलते, हम वर्ड यूज़ करते हैं पर्च्ड, राइट। तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो उनके सम पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके सर पे ऊपर बैठ जाती थी। बट ग्रैंडमा जो है कभी भी इस चीज़ से इरिटेट नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ प्यारी लगती थी। तो बोलते हैं कि वो सिर्फ हंसती थी, और उन्हें कभी भी उन्होंने शू नहीं किया, हटाया नहीं वहाँ से जहाँ पे भी आके बैठ जाती थी। तो वो बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ का पूरे दिन का, जैसे वो सुबह से शाम तक बस व्हील के आसपास बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर गाती थी शांति से, तो ये उनके पूरी दिनचर्या का सबसे खूबसूरत एक पल था, जो बर्ड्स को खाना खिलाना और वो सब चहचहाना सुनना उनका। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पे नाउ ऑथर पहले स्कूल गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, अब यहाँ पे उनका लाइफ का एक और फेज शुरू होता है जहाँ पे वो बाहर जाते हैं अपनी आगे की स्टडी के लिए। तो वो लिखते हैं कि उनके मन में ये था कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ की बहुत श्योरिटी थी, वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सर्टेन थी कि उनकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, क्योंकि वो 5 सालों के लिए बाहर जाएंगे, अब्रॉड रहेंगे। एंड वो लिखते हैं कि एट हर एज वन कुड नेवर टेल। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो ग्रैंडमा बहुत ही वीक हो गई थी, वो बहुत ही बूढ़ी थी, तो ऐसा हो सकता था कि उन 5 सालों में शायद वो ना रहें। तो खुशवंत सिंह जी को इस चीज़ का डर था। तो वन कुड नेवर टेल मतलब कोई इस चीज़ का अंदेशा नहीं लगा सकता कि वो रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी। बट वो बोलते हैं कि माई ग्रैंड मदर कुड। फिर वो आगे लिखते हैं कि वो सेंटिमेंटल तक नहीं हुई थी, तो मतलब भावुक नहीं होती, उन्होंने अपने जज्बात नहीं दिखाए थे जब वो उनको सी ऑफ करने जा रही थी खुशवंत सिंह जी को। एंड वो लिखते हैं कि वो मुझे छोड़ने भी आई लीव रेलवे स्टेशन, बट उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और कोई भी इमोशन नहीं दिखाया कि ना इमोशन मीन्स कि अगर आप कहीं जा रहे हो दूर फैमिली से, सो खासकर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी प्यारे, बहुत ही पास क्लोज होते हैं। तो खुशवंत सिंह जी को ये लगा था कि वो शायद भावुक हो जाएंगी या रोने लगेंगी, पर उनमें से स्ट्रेंज ये था कि उन्होंने उनमें से कोई भी क्वालिटी उनको शो नहीं की, कोई भी ऐसा दर्शाया नहीं कि वो बहुत दुखी हैं या वो बहुत सेंटिमेंटल हो गई हैं इस चीज़ को लेके। देन वो लिखते हैं कि उनके लिप्स जो हैं फिर भी वो प्रेयर ही कर रहे थे, उनका माइंड बस लॉस्ट इन प्रेयर। तो वो बस पूरी तरह से प्रे करने को ही समर्पित थी, कि वो मतलब बस प्रे ही करती जा रही थी। शायद खुशवंत सिंह जी की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही हूँ, शायद क्यों, इट माइट बी द पॉसिबिलिटी, बट वो बस उनका उस प्रेयर में ही सारा ध्यान था। एंड उनके जो फिंगर्स थे, उनके जो हाथ में वो जो माला जपती थी, वो वही चीज़ करी थी। तो टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी मतलब माला जपना। एंड फिर वो लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ही धीरे से बिना कुछ कहे उनको शी किस्ड हिज फोरहेड। एंड फिर वो लिखते हैं खुशवंत सिंह जी फिर अपने बारे में लिखते हैं कि उन्होंने क्या फ़ील किया उसके बाद। तो फिर वो लिखते हैं कि जब उन्होंने वो जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, तो फिर उन्होंने जो ग्रैंडमा ने उन्हें किस किया था फोरहेड पे, तो उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया था। तो उनको लगा था द मॉइस्ट इम्प्रिंट when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो वो लिखते हैं कि जब ग्रैंडमा ने उन्हें किस किया था तो फोरहेड पे, तो उन्हें लगा था कि शायद उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा अपनी ग्रैंडमा के साथ, क्योंकि वो उस चीज़ को लेके सर्टेन नहीं थी कि 5 सालों बाद वो अपनी ग्रैंडमा को देख भी पाएंगे कि नहीं। तो जहाँ पे जो चेरिश्ड मतलब होता है एक बहुत ही संजो के रख लेना एक याद, एंड मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब होता है एक चीज़ जो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाती है। तो इम्प्रिंट मतलब एक चीज़ छप जाना, राइट। तो यहाँ छप जाना मतलब है कि फिजिकली नहीं, बट उनके हार्ट पे, उनकी मेमोरी पे, उनकी भावनाओं पे। सो वो लिखते हैं कि when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last physical sign of contact between us because he was very uncertain कि ऐसा दोबारा मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं। But that was not so.
After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. सो अब वो लिखते हैं कि अब जो जिस चीज़ की उन्हें डर था वो चीज़ नहीं हुई, जिस चीज़ का उन्हें लगा था कि वो ग्रैंडमा को नहीं देख पाएंगे 5 सालों बाद, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वो लिखते हैं कि 5 सालों बाद भी ग्रैंडमा जो है वो उन्हें स्टेशन पर रहने आई, बट यहाँ पे जो बात थी तो उन्होंने से हमने पहले ही चैप्टर के फर्स्ट में देखा था, खुशवंत सिंह पिछले 20 सालों से अपनी ग्रैंडमा को वैसे ही देख रहे थे, वैसे ही ओल्ड रिंकल, मतलब उन्हें इतनी टेरिबली ओल्ड लगती थी वो कि वो सोचते थे कि बस ये थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ज़्यादा तो कोई इंसान ओल्ड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने ये वाली चीज़ लिखी, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो वैसे ही दिखी उन्हें जैसे वो 5 साल पहले दिखती थी। देन वो लिखते हैं कि उनके पास अभी भी वर्ड्स के लिए कोई टाइम नहीं था, जो कि हमने देखा कि ग्रैंड मदर काफ़ी साइलेंट रहने लग गई थी, तो अपने सेक्लूशन शी एक्सेप्टेड अ सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, एंड उनका माइंड जो है वो सब प्रेयर्स में ही था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको खुशवंत सिंह जी को है बहुत बहुत ज़ोरों से हक कर लिया, क्योंकि 5 साल बाद मिले थे, सो देयर वाज सम सेंटीमेंट अटैच टू इट। शो क्लैप्स मीन्स होता है बहुत ज़ोरों से जकड़ लेना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हक की बात हुई है, तो उन्होंने उनको अपने आर्म्स में ले लिया था। एंड वो फिर जो खुशवंत सिंह जो है वो सुन पा रहे थे कि वो प्रेयर रिसाइट करी थी, क्योंकि खुशवंत सिंह जी सेफली वहाँ से लौट के आ गए थे अब्रॉड से, सो आई गेस मे बी दैट्स वाई। फिर वो लिखते हैं कि हालांकि वो आए तो थे यहाँ पे, बट अभी भी जो ग्रैंडमा का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जैसे उन्होंने हमें पहले बताया कि वो आधे घंटे के लिए स्पैरोज़ को फीड करती थी, वो उनकी दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा था। फिर वो लिखते हैं कि अभी भी जो ग्रैंडमा जो है अभी भी उन्होंने अपनी आदत बदली है, तो अभी भी उनका जो फेवरेट टाइम था, वो हैप्पीनेस मोमेंट था, वो स्पैरोज़ के साथ ही था, पर अब वो उन्हें थोड़ी देर ज़्यादा फीड करने लग गई थी, तो वहाँ पे फीड का फेड यूज़ हुआ है, whom she fed longer, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक। सो अब यहाँ पे लिखा है कि इन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद स्पैरोज होम शी फेट लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक। सो फ्रिवोलस का लिटरल मीनिंग होता है बहुत लाइटली कोई चीज़ करना और नॉट सो सीरियसली, एंड रिब्यूक्स मीन्स होता है क्रिटिसाइज़ करना, बट यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। तो फ्रिवोलस रिब्यूक्स मतलब कि वो चिड़ियों को शायद उनसे बातें करती थी या उन्हें डांटती थी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे एक बहुत ही लाइट टर्म में लिखा गया है कि वो जो स्पैरोज उनके पास आती थी तो वो उन्हें थोड़ा डांटती थी या फिर उन्हें कुछ कहती थी।